Hello dear students, welcome in SST class of grade 7 book Geography. Dear students, in previous video we have seen the types of forest which are temperate evergreen forest, tropical deciduous forest, tropical evergreen forest, temperate deciduous forest, Mediterranean vegetation और कॉनिफेरस फॉरेस्ट. ओके, अब देखो इस पार्ट में हम जो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है वो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट, उसके बारे में जानकारी लेंगे. तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि हम फॉरेस्ट यानी कि जंगली इलाका जो होता है, जंगल का क्षेत्र जो होता है, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं. देखो, कॉनिफेरस फॉरेस्ट का मतलब होता है शंकुधारी वन. अब मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, कॉनिफेरस का मतलब होता है कि जिस पेड़ का शेप कोन के जैसा होता है, शंकु के जैसे होता है, उसे कहा जाता है कॉनिफेरस. तो ये जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम इस पार्ट में जानकारी लेंगे. सी, इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री सेल्सियस टू 70 ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्टेकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड. देखो, अब ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है वो उच्च अक्षांश यानी कि उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, जो कि फिगर नंबर 6.13 में बताया गया है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज तैगा. देखो, इन फॉरेस्ट को तैगा फॉरेस्ट भी कहा जाता है. हमने फॉरेस्ट की टाइप देखी थी पिछले वीडियो में, तो ये एक फॉरेस्ट की टाइप है तैगा. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन द हायर अल्टीट्यूड्स. These are the trees which Salima found in the Himalayas in the abundance. अब ये जो कॉनिफेरस ट्रीज है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमालयाज में, यानी कि सलीमा के बारे में हमने जानकारी ली थी. तो सलीमा ने ये इन जैसे कॉनिफेरस ट्रीज कहाँ पर देखे थे? हिमालय में. तो ये जो कॉनिफेरस ट्रीज है हिमालय रेंजेस में हम देख सकते हैं. दे आर टॉल, वो क्या होते हैं? बड़े ऊंचे होते हैं. सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज. अब ये कैसे होते हैं? सॉफ्टवुड होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, यानी कि हमेशा वो हरे भरे रहते हैं. द वुड ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट. देखो, अब इन ट्रीज का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? फॉर मेकिंग पल्प. जो पल्प होता है उसको तैयार करने के लिए इन जैसे ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है. विच इज यूज टू मैन्युफैक्चर. अब ये किसके लिए यूज होता है? मैन्युफैक्चर पेपर यानी कि कागज तैयार करना, और न्यूज प्रिंट में जो भी कुछ पेपर का इस्तेमाल होता है वो तैयार करने के लिए इन जैसे ट्रीज का इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद है मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर आल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड. देखो, अब इस सॉफ्टवुड का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? हार्डवुड का इस्तेमाल हमने देखा था कि वो फर्नीचर बनाने के लिए तैयार किया इस्तेमाल होता है. सॉफ्टवुड का इस्तेमाल होता है जो भी कुछ पैकिंग के बॉक्स, हम जो भी कुछ हम घर में या फिर शॉप में सामान लेते हैं उसको पैकिंग करने के लिए जो भी कुछ हम डिब्बे खरीदते हैं वो डिब्बे इसी सॉफ्टवुड से तैयार किए जाते हैं. मैच बॉक्सेस यानी कि जो मैच बॉक्स हम घर में यूज करते हैं, है ना, तो वो मैच बॉक्स तैयार करने के लिए भी इस सॉफ्टवुड का इस्तेमाल होता है. चीयर, पाइन, सीडर आर द इम्पोर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट. चीयर, पाइन, सीडर, ये जो ट्रीज है ये इन जैसे फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर. देखो, सिल्वर फॉक्स जैसे एनिमल्स, मिंक, पोलर बियर यानी कि वो ठंडी का इलाका होता है, इसीलिए वहां पर पोलर बियर भी कॉमनली हम देख सकते हैं. ओके, देखो, डू यू नो में दिया गया है तैगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज. तैगा का मतलब होता है रशियन. ये एक वर्ड जो है तैगा रशियन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है. तैगा का मतलब होता है अनटच्ड, जिसे कोई भी टच नहीं कर सकता, या फिर अनटच्ड जिसे आज तक किसी ने भी टच ना किया हो, इसीलिए उसे कहा जाता है तैगा. ओके, एक रशियन वर्ड है. देखो, फिगर 6.13 अ कॉनिफेरस फॉरेस्ट. देखो, कॉनिफेरस फॉरेस्ट इस तरह से दिखाई देता है. कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी कि शंकुधारी वन. देखो किस तरह से ये जो पेड़ है ये कोन शेप्ड पेड़ दिखाई देते हैं, आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, तो इसीलिए इनको शंकुधारी वन भी कहते हैं. फिगर नंबर 6.13 स्नो कवर्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट. अब ये जो स्नो
कवर्ड होते हैं, शंकुधारी वन, यानी कि जहां पर बर्फबारी होती है। देखो शंकु के आकार के पेड़ आप यहाँ पर देख सकते हो इन जंगल में, और इन पर क्या गिरा हुआ है, पूरी तरह से नीचे यहाँ पर बर्फ गिरा हुआ आप देख सकते हो, इसीलिए इनको कहा जाता है स्नो कवर्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट है ग्रासलैंड, जहां पर ग्रास होता है। ग्रासलैंड का मतलब आपको पता चला होगा, जहां पर ग्रास होता है, या फिर इसको हिंदी में कहा जाता है चरागाह, जहां पर ग्रास होती है ना। देखो 6.40 फिगर नंबर में देख सकते हो आप, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यहाँ पर दिखाई दिया गया है, किस तरह से ये ग्रास यहाँ पर है आप देख सकते हो। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, फर्स्ट पॉइंट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। These occur on the either side of the equator and extend till the tropics। देखो भूमध्य रेखा के नजदीकी इलाके में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड देखने के लिए मिलते हैं, जो कि फिगर नंबर 6.40 में दिखाया गया है। This vegetation grows in the areas of moderate to low amount of rainfall। देखो अब ये जो प्राकृतिक जनजीवन है ये कहां पर दिखाई देता है, कहां पर मिलता है, मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जहां पर मॉडरेट से लेकर लो रेनफॉल होता है वहां पर ये इलाका तैयार होता है, या फिर देख सकते हो हम। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट। वहां पर जो ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में ग्रास जो है, घास जो है वो 3 से लेकर 4 मीटर तक ऊंचाई तक वो बढ़ता है। सवाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर द ऑफ दिस टाइप, जो अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड है वो एक एग्जाम्पल है, जहां पर ग्रास जो है 3 to 4 मीटर्स तक ऊंचाई तक बढ़ता है। एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स, डियर्स, लेपर्ड्स आर कॉमन इन द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और ये जो उष्णकटिबंधीय चरागाह है, यहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं, एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स, ये जो प्राणी हैं ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि फिगर नंबर 6.15 में दिखाई देते हैं, या फिर फिगर नंबर 6.15 में दिखाए गए हैं। देखो 6.15 फिगर नंबर में आपको यहाँ पर जिराफ दिखाई देंगे, किस तरह से इस सवाना जो ग्रासलैंड है वहां पर वो जिराफ रहते हैं। अब देखो टेम्परेट ग्रासलैंड, शीतोष्ण चरागाह, these are found in the mid latitudinal zones and in the interior part of the continents। देखो ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं ये कहां पर मिलते हैं, शीतोष्ण चरागाह कहां पर मिलते हैं, मिड लैटिट्यूडनल जोन्स, यानी कि मध्य अक्षांशीय जो पार्ट है वहां पर ये देखने के लिए मिलते हैं। यूजुअली ग्रास हेयर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। देखो यहाँ का जो ग्रास होता है ये बहुत ही छोटा छोटा होता है और न्यूट्रिशियस होता है। वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। देखो वाइल्ड बफेलो वहां पर मिलती है, बाइसन्स मिलते हैं, एंटीलोप्स, ये जो एनिमल्स है इस टेम्परेट ग्रासलैंड में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है थॉर्नी बुशेस, यानी कि कंटीली झाड़ियां। अब ये जो थॉर्नी बुशेस होती है ये कहां पर अवेलेबल होती है, कहां पर हम इन्हें देख सकते हैं, देखो These are found in the dry desert like regions। देखो हमने पहले पार्ट में देखा है कि थॉर्नी बुशेस डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जो इलाका होता है वहां पर कंटीली झाड़ियां देखने के लिए मिलती है। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। देखो ट्रॉपिकल डेजर्ट जो होते हैं वो कहां पर सिचुएट है, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स हेयर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्कॉचिंग हीट। अब वहां पर का जो जनजीवन है, प्राकृतिक जनजीवन है वो कैसा है, स्कार्स है। वहां पर ज्यादातर एनिमल्स भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं, ज्यादा फॉरेस्ट का इलाके भी नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर पानी की किल्लत है, वहां पर ज्यादा वर्षा नहीं होती है, बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन, यानी कि बारिश जो है बहुत ही कम मात्रा में वहां पर होती है, और स्कॉर्चिंग हीट यानी कि बहुत ही ज्यादा वहां पर गर्मी होती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। अब आपको जो वर्ल्ड मैप है, वो जो वर्ल्ड का मैप है वो देखना है, और आपको क्या ढूंढना है, जो सबसे बड़ा डेजर्ट है इंडिया में उसका नाम आपको उस मैप में फाइंड करना है। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्न्ड अर्लियर। देखो अब वहां पर आपको क्या क्या देखना है, डेजर्ट देखना है कौन कौन से है,
उसके बाद कॉमन एनिमल्स, यानी कि डेजर्ट में कौन कौन से एनिमल्स वहां पर रहते हैं। नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल ऑफ द डेजर्ट विच यू हैव लर्न अर्लियर। अब डेजर्ट में कौन से एनिमल रहते हैं, जैसे कि हम एक एनिमल का नाम बता सकते हैं कैमल। ओके, उसी तरह से डेजर्ट में रहने वाले और कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। ओके, देखो, इफ यू रीच द पोलर रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड। अगर आप पोलर रीजन में जाते हो तो यानी कि ध्रुवीय इलाका जो होता है, पोलर रीजन का मतलब होता है ध्रुवीय इलाका जो बहुत ही कोल्ड होता है। ओके, वहां पर जाने के बाद आपको क्या फाइंड कर सकते हो, द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड, वहां पर का जो प्लेस होता है या फिर जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही कोल्ड होता है, ठंडा होता है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर, तो उसी की वजह से जो प्राकृतिक जनजीवन है, प्राकृतिक जीवन वहां पर नहीं देखा जा सकता, या फिर उसकी एक वहां पर लिमिट बन गई है। ओनली मॉसेस, लीशेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हेयर। जो मॉसेस होती है, लीशेंस होती है और छोटे छोटे श्रब्स जो होते हैं वो वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, और ये जो शॉर्ट समर यानी कि बहुत थोड़ी सा जो समर का टाइमिंग होता है उसी टाइमिंग में ये बढ़ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। देखो, और इसे ही टुंड्रा कहा जाता है, यानी कि जो पोलर रीजन का जो भी कुछ इलाका होता है जहां पर छोटे छोटे श्रब्स निकलते हैं, मॉसेस होते हैं, लीशेंस होते हैं, जो कि शॉर्ट समर में ऊपर निकल कर आते हैं, उसे कहा जाता है टुंड्रा, यानी कि टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा प्राकृतिक जीवन उसे कहा जाता है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये जो वेजिटेशन है ये कहां पर देखने के लिए मिलता है, यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में ये जो वेजिटेशन है ये हमें देखने के लिए मिलता है। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन। और यहाँ पर जो भी कुछ एनिमल होते हैं, प्राणी होते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ठीक होती है, ताकि वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ही ठंडा है, उस ठंडे क्लाइमेट से वो खुद को बचा कर रख सके, इसलिए उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ठीक होती है। सील, walruses, musk oxen, arctic owl, polar bear and snow foxes are some of the animals found here। और जो पोलर रीजन होता है वहां पर कौन कौन से एनिमल देखने के लिए मिलते हैं, सील, आपने सुना होगा नाम, walruses, musk oxen, arctic owl, polar bear and snow foxes। ये जो एनिमल्स है ये पोलर रीजन में हमें देखने के लिए मिलते हैं। आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हेयर इन फिगर नंबर 6.16, यानी कि फिगर नंबर 6.16 में जो है ये एनिमल्स दिखाए गए हैं। ओके, अब यहाँ पर हम अभी डू यू नो देखते हैं। ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन। ग्रासलैंड के अलग अलग नाम देखो क्या क्या है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ईस्ट अफ्रीका, सवाना, ब्राजील, कंपोस, वेनेजुएला, लियानोज। देखो, टेम्परेट ग्रासलैंड अर्जेंटीना में, पंपास नॉर्थ अमेरिका में, प्रेरी साउथ अफ्रीका में, वेल्ड एशिया, स्टीप ऑस्ट्रेलिया, डॉन। देखो इस तरह के जो अलग अलग ग्रासलैंड के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। ओके, इनको आपको अच्छे से रीड करके रखना है। देखो, कमिंग टू आवर पॉइंट, सलीमा's फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट। देखो, अब सलीमा के जो फादर है उन्होंने सलीमा को दिखाया कि किस प्रकार से घने जंगल होते हैं, किस प्रकार से घने जंगल दिखाई देते हैं। इन सम ऑफ द फोटोग्राफ सलीमा ऑब्जर्व्ड दैट पीपल वेयर कटिंग ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट। अब कुछ ऐसे फोटोग्राफ सलीमा ने देखे कि जिनमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं। देखो, हर फादर एक्सप्लेन्ड दैट द लोकल पीपल वांटेड देयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट, सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट। अब वहां के जो वो लोग क्यों काट रहे थे पेड़ों को, फॉरेस्ट को, क्योंकि उनको वहां पर खेतीबाड़ी करनी है, उनको खुद के प्लेसेस वहां पर सिचुएट करने हैं। सो दे क्लियर्ड अप द फॉरेस्ट, और उसी लिए उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को काट दिया, कट किया। सलीमा स्टार्टेड वंडरिंग इफ ऑल फॉरेस्ट आर क्लियर्ड देन वेयर विल द वाइल्ड लाइफ गो। अब ये बात देखकर सुनकर सलीमा को लगा कि अगर इसी तरह से इंसान अगर पेड़ों को काटते रहे, फॉरेस्ट को नष्ट करते रहेंगे, तो वहां पर जो भी कुछ एनिमल्स, बर्ड्स रहते हैं वो कहां पर जाएंगे, वाइल्ड लाइफ का क्या होगा, जो जंगली जीवन है
उसका क्या होगा, ऐसा एक सवाल सलीमा के मन में आया। विल द फॉरेस्ट टेक्स इट्स ओरिजिनल शेप अगेन, क्या फिर से फॉरेस्ट उसका शेप ले पाएगा, क्या फिर से फॉरेस्ट वहां पर तैयार हो पाएंगे। इफ पीपल गो ऑन कटिंग द ट्रीज लाइक दिस, विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन, वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नट्स अवेलेबल इन फ्यूचर। बहुत सारे जो सवाल है सलीमा के मन में वो फोटोग्राफ्स देखकर आए कि क्या फिर से वहां पर जंगल आ सकेंगे। अगर इंसान इसी तरीके से जंगलों को काटता गया तो वहां पर जो भी कुछ वाइल्ड लाइफ है उसका क्या होगा। क्या अगर इसी तरह से जंगलों की कटाई होती रही तो क्या हमें ऑक्सीजन मिलेगा, वाटर वेपर होगी, टिम्बर मिलेगा, फ्रूट्स मिलेंगे, नट्स अवेलेबल होंगे इन फ्यूचर। भविष्य में ये जो सारी चीज़ें हैं क्या हमें मिल पाएंगी जो आज फॉरेस्ट के माध्यम से हमें मिलती है। तो ये जो सारे सवाल है ये सलीमा के मन में आए। डू यू एग्री विथ सलीमा, क्या आप सलीमा के साथ एग्री हो। क्या आपको भी लगता है कि अगर फॉरेस्ट की कटिंग की गई, पेड़ों को काटा गया तो हमारा नुकसान होगा, क्या आपको ऐसा लगता है। यस ऑफ कोर्स, फॉरेस्ट को अगर काटा जाएगा तो हमारा नुकसान होगा, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, वाटर वेपर नहीं होगी, वाइल्ड लाइफ को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ये जो सारी चीजें हैं वो फॉरेस्ट की कटिंग से होगी। होल्ड अ डिस्कशन विथ योर फ्रेंड्स अबाउट द डिप्लेशन ऑफ आवर डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फोना, सजेस्ट सम मेजर्स टू कंजर्व देम। देखो आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ ये जो पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, इनका जो इम्पोर्टेंस होता है इसके बारे में डिस्कशन करना है और किस तरह से हमें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी हासिल करना है। उनका कंजर्वेशन कैसे करना है इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। देखो यहाँ पर एक एनिमल है जो पोलर रीजन में पाया जाता है, वॉलरस, ये है पोलर बियर और ये है सील जो कि फिगर नंबर 6.16 में दिखाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, एज दिस वे we have completed this chapter. I hope you all understand this information very well. We will meet in next video with a next chapter. Thank you very much.